हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स सीरीज का अपना अगला चैप्टर जिसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1 है पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। और सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन किसका कराना है? आपको कराना है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन PHCOONA का। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक, तो सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन तो क्या होता है इसमें? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो क्या बनता है इसमें? PHH, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। आप किस तरीके से रिएक्शन याद रखते हो मैंने आपको अल्केन में बताया था। आप इसको ऐसे याद रखोगे, देखो PHCOONA ऐसे लिख लो, और सोडा लाइम मिक्सचर में से प्रेजेंट NaOH ऐसे लिख लो, और यहां से क्या करो आप Na2CO3 रिमूव कर दो। ठीक, तो इसको क्या करोगे? Na2CO3 रिमूव करोगे तो PHH बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? Na2CO3। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराना है आपको किसका? सोडियम बेंजोएट का। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नंबर 2, सेकंड नंबर पे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद Zn। तो फिनॉल की वेपर्स को जब Zn के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन बनता है। कैसे बनाना है देखो, फिनॉल है अपना PHOH, इसकी रिएक्शन Zn से होगी तो ये बना लेगा PHH प्लस ZnO। कैसे लिखोगे इसको? ध्यान से देखना, PHOH ऐसे लिख लो और Zn को ऐसे लिख लो, और यहां से क्या करो? ZnO को रिमूव कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? PHH बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? ZnO आ जाएगा। इस तरीके से आप ये रिएक्शन याद रख सकते हो। नोट कर लो, फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेंजीन की रिएक्शन यही होती है, तो बहुत ध्यान से समझना, अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन नीट और मेन के लेवल के हो सकते हैं वो सारे बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ES इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर कई बुक्स में ESR भी लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ARSE और SER ऐसे रिप्रेजेंटेशन है इसका। होता क्या है बेसिकली इसमें? बेंजीन की रिएक्शन जब किसी इलेक्ट्रोफाइल से होती है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? बेंजीन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कैसे? अगर मैं इसका H ऐसे बाहर करके लिख लूं तो H प्लस हटा के क्या लगा दो? E प्लस लगा दो, तो ये बन जाता है इसमें। मींस क्या होता है? आप इलेक्ट्रोफाइल पता करो, आपको रिएजेंट दिए जाएंगे और बेंजीन पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का पता कैसे चलता है? उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ ES पढ़ना पड़ेगा। ES के क्या क्या टाइप हैं देखो। सबसे पहला होता है नाइट्रेशन। सबसे पहला इसमें नाइट्रेशन के लिए आपको रिएजेंट क्या क्या मिल सकता है देखो जरा। पहला रिएजेंट आपको मिल सकता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसके अलावा आपको मिल सकता है NO2BF4। ठीक, इसमें ऐसा होता है प्लस माइनस। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको N2O5 भी मिल सकता है, जो कि नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको अल्टीमेटली ऐसा रिएजेंट मिलेगा जो NO2 प्लस देता हो। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NO2 प्लस दे देते हैं, और इसमें आपको साफ साफ दिख ही रहा है NO2 प्लस। तो आप क्या करोगे? बेंजीन अगर दिया जाएगा तो ये रिएजेंट में से कोई भी आ जाए, वो क्या देगा? NO2 प्लस देगा, और बेंजीन पर H हटा के क्या लगा दोगे? NO2, तो ये बना लेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये पहली रिएक्शन है जिसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे नंबर पे रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन। सेकंड नंबर की रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हमें बेंजीन का हेलोजिनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको क्या क्या मिल सकते हैं यहां पर, ये देखो। तो जो रिएजेंट होगा यहां पर, रिएजेंट क्या क्या होंगे वो देखना जरा। रिएजेंट पहला आपको मिलेगा X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर आपको ये नहीं मिला तो इसकी जगह एनहाइड्रस FeCl3 भी मिल सकता है, या FeBr3 भी मिल सकता है। तो ये रिएजेंट आप यहां पर यूज कर सकते हो। क्या होगा इसमें देखो, जो X2 कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके ये देता है आपको X प्लस,
तो बेंजीन से क्या करोगे आप, H हटा के क्या लगा दोगे, X लगा दोगे इस तरीके से। तीसरे नंबर पे रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपको रिएजेंट क्या मिलता है, इसमें आपको रिएजेंट मिलेगा फ्यूमिंग H2SO4 लिख देंगे, H2SO4। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ओलियम लिख देंगे H2S2O7, और ये नहीं लिखेंगे तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं SO3 और H2SO4, बात बराबर ही है। और ये रिएजेंट क्या करता है, ये आपको SO3 देता है। तो बेंजीन रिंग पर आपको क्या कराना है, SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल है यहां पर उसका अटैक कराओगे तो बेंजीन पर SO3 आ जाएगा और वो H कैप्चर करके SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। तो ये 3 रिएक्शन हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4th रिएक्शन पे, इसको पहले आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं 4th रिएक्शन पर। 4th रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 4th नंबर पर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन। तो पहला पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, इसमें जो रिएजेंट आपको मिलेंगे वो अल्काइलेटेड रिएजेंट क्या क्या होंगे देखना। पहला RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3, ये मिल सकता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो एल्कोहल के साथ H+ भी दे सकते हैं एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये भी R+ क्रिएट करता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो अल्कीन के साथ H+, ये भी कार्बोकेटाइन क्रिएट करता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या बनता है, R+। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, R+। और ये R+ जब बेंजीन से रिएक्ट करता है तो अल्काइलेटेड बेंजीन बनाता है ऐसा। और हमें इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर R+ बना तो ये भी चेक करना है, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, जो कि मैंने आपको अल्कीन में बताया था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपांसन अगर हो रहा है तो कराएंगे, उसके बाद ही हम R को जोड़ेंगे। अभी मैं बेसिक रिएक्शन कवर करा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके भी बताऊंगा इसके किस तरीके से हो सकते हैं। तो अल्काइलेशन में रिएजेंट क्या होता है आपका, इनमें से कुछ, और ये क्या देते हैं, सब कार्बोकेटाइन देते हैं, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम कराएंगे। इसका एक और भाई होता है असाइलेशन। असाइलेशन में जो असाइलेटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपके सामने, आपको जो रिएजेंट मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, RC+CL प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये असाइलेटिंग रिएजेंट मिल सकता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो RC+ एसिटिक एनहाइड्राइड भी दिया जा सकता है आपको, ये भी असाइलेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। ठीक, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये दोनों ही आपको क्या देते हैं, ये दोनों ही हमें देते हैं इलेक्ट्रोफाइल RC+, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा एरोमेटिक कीटोन, बना लिया इसने ऐसा। ठीक है, और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, यहां पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबल करके रखा हुआ है, तो नो रीअरेंजमेंट इस तरीके से, है ना। तो ये आपकी सारी कवर कर दी अपन ने EAS रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे EAS के, डायरेक्ट कैसे आंसर करना है, फिर मैं उसके बाद आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं कुछ पुरानी रिएक्शन भी ले रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। ठीक है, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम से बहुत जल्दी ऑर्गेनिक समझ में आती है, तो ध्यान से देखना। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है। तो एक बार बताओ, ये कार्बाइड और एक Mg2C3 दोनों अल्काइन देते हैं, ये इथाइन देता है, वो प्रोपाइन देता था Mg2C3। तो CaC2 A क्या बना देगा, जो आपका A आ जाएगा वो आ जाएगा इथाइन, या एसिटिलीन बोलते हैं इसको। और याद करो, एसिटिलीन के 3 मोल रेड हॉट ट्यूब में क्या बना देते हैं, बेंजीन बना देते हैं ये। अब इस बेंजीन की वेरियस रिएक्शन आपको करानी है। CH3Cl AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये रिएजेंट आपस में मिलकर क्या देगा आपको, CH3 पॉजिटिव R+ देता है, और कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब CH3 सीधे जोड़ दो तो C क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको टॉल्यूइन बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन देखो, एल्कोहल के साथ H+, ये भी अल्काइलेटिक रिएजेंट की तरह काम करता है। इसको मैं साइड में ऐसे बता रहा हूं कि जैसे मान लो ये ऐसा लिखा है, जब ये H+ के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा OH2 पॉजिटिव, ऐसा बन जाएगा पहली बार में। और वाटर जब निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा आपका ऐसा। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी इसकी, ये जो H है यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो ये बना लेगा ऐसा 2 डिग्री कैटायन। पहले इसके अल्फा H कितने थे इस पॉजिटिव के, ये वाले यहां पर 2, और अब अल्फा H इसके हो गए 6। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंज हो गया तो यही पॉजिटिव सीधा बेंजीन पे चिपका देना आपको। तो ये बेंजीन है और इस पे क्या लगा दिया अपन ने, आइसोप्रोपाइल, जिसका नाम क्यूमीन होता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 ये क्या देता है, NO2+। कैसे देता होगा उसके बारे में समझ लो। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HO और NO2, और H2SO4 क्या देता है H+। HNO3 और H2SO4 में कौन अच्छा एसिड है, H2SO4। तो H2SO4 एसिड की तरह काम करता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं। H2SO4 एसिड की तरह काम करता है और HNO3 लुईस बेस की तरह काम करता है। भले ही वो एसिड है लेकिन उससे ज्यादा एसिडिक ये है, तो ये एसिड की तरह और ये बेस की तरह। कैसे, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है और लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस, तो ये ऐसा बना लेगा NO2। अब क्या होगा, वाटर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NO2+। तो इस तरीके से NO2+ बनता है इसमें। तो क्या करोगे, बेंजीन पर ऊपर NO2 चिपका दोगे, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ऐसे चलना है। अगली रिएक्शन देखो, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस FeCl3, ये क्या देता है X+। कैसे देता होगा, ClCl प्लस FeCl3। FeCl3 क्या है, एक लुईस एसिड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं इस पर भेजकर, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं, है ना, ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर भेज दो Cl-, और ये माइनस इसको अपना लोन पेयर दे देगा, और क्या छोड़ जाएगा पीछे, Cl+, और क्या बना लेगा ये FeCl4 नेगेटिव। हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है तो बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ध्यान से समझते जाओ क्या हो रहा है रिएक्शन में, है ना। अगली रिएक्शन देखना, इसमें क्या होगा, ये जो रिएजेंट है ये कैसा रिएजेंट होता है, ये होता है असाइलेटिक रिएजेंट। ठीक है, कैसे ब्रेक करोगे देखना, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, Cl- इसको AlCl4- बना देगा, और इस कार्बन पे प्लस छोड़ जाएगा और ये प्लस बेंजीन पे चिपका देना। तो बेंजीन पर ये जुड़ेगा किस तरीके से, देखो यहां जुड़ जाएगा COPH, ऐसा बन जाएगा। ठीक, बेंजोफिनॉन बोलते हैं इसको, याद रखना हो तो। ओलियम क्या देता है आपको, SO3, और SO3 जब बेंजीन पर जाता है तो SO3 नहीं होता, SO3H हो जाता है वो, है ना, इस तरीके से। तो आप देख लो एक बार सारे प्रोडक्ट कैसे हमने बनाए हैं। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी मैकेनिज्म समझाने की भी कोशिश की है। अगर आप डायरेक्ट याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है। इसको नोट कर लो, फिर अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की, किस तरीके से अप्रोच करेंगे अपन। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ES। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मैकेनिज्म इसकी बता रहा हूं। बाकी मैंने डायरेक्ट आंसर करना आपको सिखा दी है, एग्जाम में कैसे करोगे, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी मैकेनिज्म की भी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना जरा, मैकेनिज्म ऑफ ES में क्या होता है। हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो होता क्या है, बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो सबसे पहले ऐसा कुछ बनेगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और इसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को 2 ही इलेक्ट्रॉन देने हैं, जबकि यहां पर रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो पाई जो रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड पीछे आएंगे, 1 डबल बॉन्ड आगे आएगा कि नहीं भैया हम देंगे इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा वो ऐसा होगा। देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि मान लो ये डबल इधर है, 1 डबल इधर है, 1 डबल इधर है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई एक डबल बॉन्ड देगा। तो मैं इसको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसा टूटा, इधर माइनस आया और इधर प्लस आया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। आप पूरा ऐसा एरो भी दिखा सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, वो इसी टाइप से आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हो। तो आपको कैसा दिखेगा देखना, डबल डबल, इस पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और इधर क्या आ गया, प्लस आ गया, ऐसा। और इसको बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो गया, ये हो गया sp3। कैसे? एक H इसके पास छुपा हुआ रखा था और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। तो अब देखो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बना दिए, sp3 हो गया, तो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट रिंग का रुक गया। लेकिन ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये भले ही लेस स्टेबल है, लेकिन अगर कोई पूछे क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, बिल्कुल बोलोगे। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो प्लस सिंगल डबल, इस बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो आपको ऐसा दिखेगा, इधर डबल, यहां पर EH और इधर प्लस आ गया। क्या और रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल एरो से बनाते हैं, मैं जैसे मैं बना रहा हूं, है ना, इस तरीके से, यहां प्लस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक, तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है उसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। अगर मैं हाइब्रिड बनाऊंगा, हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कैसा दिखेगा, हाइब्रिड इसका दिखेगा इस तरीके से कि बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे हो रहा है लेकिन यहां पर नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका मुंह इस तरफ खोल के ऐसे बनाएंगे। इधर डीलोकलाइजेशन में ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव यहां से चला था इधर पे पहुंच गया, ठीक, यहां पे नहीं आया। तो ये है आपका एक्चुअल में सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपका, ये वाला। इसको मैं क्या बोल दूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है पाई कॉम्प्लेक्स। अब वापस आते रिएक्शन पे। अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बना इसको मैं अलग से यहां बना लेता हूं। तो ये जो था अपने पास इंटरमीडिएट E, इधर क्या था H, यहां था प्लस और इधर डबल, ऐसा था। अब होता क्या है, ये है अनस्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन निकालता है। तो प्रोटॉन H प्लस यहां से हटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भेज दो, इधर भेज दो। आप समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को आप इस कार्बन को दे दो तो यहां माइनस यहां प्लस करके बॉन्ड बना सकते हो, ऐसे भी याद रखने के लिए कर सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली क्या होना है, बॉन्ड यहां बनना है ये। तो देखो जरा इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको तीन पार्ट में डिवाइड करके भी बोल सकता हूं। पहले क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट वगैरह हो सकता है, मतलब रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ सकती है, उससे हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह समझ लिया, रेजोनेंस हाइब्रिड समझ लिया, और फिर होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से पहले एक स्टेप और बोल सकते हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं आपको डिटेल में पूरे स्टेप लिखूं तो ऐसा बोल सकते हो, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप होगा, उसके बाद दूसरा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो इन 3 पॉइंट से ही रिलेटेड पूरी मैकेनिज्म ये बनी है। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर वो अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह, पाई कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सब इंटरमीडिएट बनेंगे बीच में इसके, और फिर रिमूवल होके वापस एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। तो पहले क्या था, रिएक्टेंट में एरोमेटिसिटी थी, जो कार्बोकेटाइन बना उसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, और फिर प्रोडक्ट जो बना उसमें एरोमेटिसिटी है। तो ये इसकी डिटेल मैकेनिज्म होती है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमें पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप कोई लगा दिया। जैसे मान लो अगर मैंने बेंजीन पर ग्रुप लगा दिया +M, तो +M वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो बेंजीन पर नेगेटिव क्रिएट करेगा। और अगर मैंने यहां पर ग्रुप लगा दिया -M, तो ये खींचता है और ये बेंजीन पर प्लस क्रिएट करता है। अब कौन सा वाला कहां पर क्या करता होगा उसको मैं समझाऊंगा, पहले मैं आपको +M और -M ग्रुप बता रहा हूं कैसे चेक करते हैं। बहुत सारे केसेस में आप ऐसे कर सकते हो, +M ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। अगर बेंजीन से कनेक्टेड यहां पर G ग्रुप, ध्यान से सुनना, G ग्रुप, G का अगर फर्स्ट एटम, G के पास अगर फर्स्ट एटम लोन पेयर रखता है, G के फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो +M होता है। मैक्सिमम एग्जांपल ऐसे मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, G
बिना लोन पेयर वाले, देखो लोन पेयर वाले तो होते ही हैं 90% केसेस में लोन पेयर होता है, लेकिन जी के लोन पेयर के अलावा क्या क्या हो सकता है जो प्लस एम की तरह काम करे? मिथाइल। अगर मैं यहां मिथाइल लगा दूंगा तो ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस एम की तरह काम कर जाता है, मतलब ये रिंग पर नेगेटिव क्रिएट कर देता है। कैसे करेगा अभी समझाऊंगा मैं, पहले मैं ग्रुप बता रहा हूं आपको। ये हो सकता है CH3, ठीक है, तो जो G वाला है वो इसके अलावा क्या लगा सकते हो आप? CH3 या फिर CH2 CH3, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये हो गए प्लस एम वाले। अगर मैं माइनस एम ग्रुप की बात करूं तो माइनस एम ग्रुप कैसे चेक करोगे? बेंजीन पर लगे हुए ग्रुप के फर्स्ट एटम कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, यह ध्यान रखना। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ा है, उसके पहले एटम के पास पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो वो माइनस एम की तरह काम करता है, ठीक, तो ये माइनस एम की तरह। लेकिन ऐसा होगा कि कभी आपको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वो भी माइनस एम होते हैं। कौन कौन से? जैसे NH3+ हो गया, ठीक, और हेलोजन वाले ये CH3 इस टाइप के हो गए, तो ये माइनस एम की तरह काम करते हैं। तो ध्यान रखना, लोन पेयर वाले प्लस एम मिलेंगे और मिथाइल ध्यान रख लेना। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम के पास होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर उसके अलावा क्या मिलेगा? NH3+ या CH3, ये वाले होते हैं आपके माइनस एम, ठीक है। अब जो ग्रुप है वो मैं कुछ लिख के भी आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मैंने बात बोली है वो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। जैसे अगर आपके सामने लिखा है OH, बताओ ये क्या है? प्लस एम है कि माइनस एम है? क्या इसके पास लोन पेयर है? अच्छा, ये बॉन्ड छोड़ने का मतलब क्या है? इसके लेफ्ट साइड बेंजीन की रिंग जुड़ी है, तो लोन पेयर अगर है, फर्स्ट एटम यही हो गया, लोन पेयर है तो सीधा बोलो प्लस एम, ऐसा। अगला देखो OCH3, बताओ क्या है? प्लस एम या माइनस एम? पहले एटम के पास लोन पेयर है मतलब प्लस एम। NO2, बताओ क्या है? माइनस एम। क्यों? नाइट्रोजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, ऐसा। इसके पास लोन पेयर नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? माइनस एम। और बताओ C डबल बॉन्ड OH, क्या है? प्लस एम है कि माइनस एम है? कार्बन के पास क्या आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस एम। CH2 CH2 CH3, बोलो क्या है? इस कार्बन के पास ना तो लोन पेयर है ना पाई है, लेकिन मैंने बताया था अल्काइल वाला, तो क्या होता है? प्लस एम। हाँ, और बताना। NH C डबल बॉन्ड CH3, बोलो प्लस एम है कि माइनस एम है? फर्स्ट एटम बॉन्ड से जुड़ा हुआ फर्स्ट, क्योंकि यह बेंजीन है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां से मतलब नहीं, आप बोलो सर इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन भी है, ऐसे नहीं मत कर देना, गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा? प्लस एम, ऐसा। अगला बताना, C डबल बॉन्ड NH2, बोलो क्या है? कार्बन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, आप बोलो सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये इससे मतलब नहीं है, पहले एटम से मतलब है। तो इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया? माइनस एम। OC डबल बॉन्ड CH3, बताओ जरा क्या है? अब तो समझ गए होगे। इसके पास लोन पेयर है मतलब प्लस एम। C डबल बॉन्ड OCH3, इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस एम, इस तरीके से। अच्छा, अगला बताना, N डबल बॉन्ड O, अब तो फंस गए। अब क्या होगा? लोन पेयर भी है, पाई भी है, दोनों होंगे, दोनों होंगे, प्लस एम भी होगा एंड माइनस एम भी होगा। जब जिसको जैसी जरूरत वैसा काम करेगा ये, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इस जैसा एक और है, S डबल बॉन्ड CH3, ये भी दोनों होंगे, लोन पेयर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस एम एंड माइनस एम। इवन बेंजीन भी प्लस एम माइनस एम दोनों दिखाती है, अल्कीन भी प्लस एम माइनस एम दोनों दिखाती है। उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लस एम या इंड्यूस्ड माइनस एम, मतलब जब जरूरत पड़ी प्लस एम की तरह काम कर जाएगा, जब जरूरत पड़ी माइनस एम की तरह काम कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कौन आता है बेंजीन के पास? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो ग्रुप है ये किसकी तरह काम करेंगे? किसकी तरह काम करेंगे? प्लस एम की तरह, ऐसे ध्यान रखना है। होते दोनों हैं लेकिन इस रिएक्शन में प्लस एम की तरह काम करेंगे ये। तो इस तरीके से हम प्लस एम और माइनस एम के बारे में लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप कैसे पहचानोगे, कौन सा प्लस एम और कौन सा माइनस एम। अब अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप पहले से लगा है, कोई सा इनमें से लगा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब इसके सामने खड़ा होगा तो ये पूछेगा कि कहां जाना है, तो वो ग्रुप बताएगा इसको। भाई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ देखेगा कि कहां आना है, तो बेंजीन बोलेगा मुझे तो नहीं पता, ऊपर वाले ग्रुप से पूछते हैं। तो ऊपर वाला जो ग्रुप लगा हुआ होगा, बेंजीन पे जो ग्रुप लगा होगा, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां बुलाना है। तो वो मैं बता रहा हूं आपको कैसे पता करोगे प्लस एम और माइनस एम से। तो पहले ये नोट कर लो।
अब आगे बढ़ते हैं। बेंजीन पे लगे हुए ग्रुप से डिसाइड होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा। तो प्लस एम वाले को ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और माइनस एम को मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो प्लस एम वाले क्या करते हैं देखना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। बेंजीन पर अगर लगा हुआ है OH ग्रुप, मतलब प्लस एम ग्रुप। अब आप तो समझ गए प्लस एम माइनस एम क्या है। तो जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा। लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो आपको कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा ऐसा। ध्यान से देखते जाना, प्लस इधर माइनस और ऐसा। अब ये नेगेटिव, फिर से नेगेटिव मतलब लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, यहां माइनस, ऐसा। फिर से लोन पेयर है तो लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर। अब आपको ऐसा दिखेगा, यहां माइनस OH प्लस, फिर लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। बेंजीन के अंदर के बॉन्ड घूम चुके होंगे, सिंगल बन गया होगा डबल, डबल सिंगल, देख लो, चेक कर लो एक बार। तो ऐसा क्या हुआ? OH ग्रुप ने ऐसा क्या कर दिया? OH ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पर चार्ज क्रिएट कर दिया। अब ये ऑर्थो पैरा क्या है? OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होता है, ये दोनों मेटा होते हैं और ये पैरा होते हैं। आप ध्यान से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव कहां कहां पर क्रिएट हुआ? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। मतलब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि गरीब है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो घूम रहा है ये, तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगी किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। मींस जो भी ग्रुप यहां पे लगा है, अगर वो प्लस एम है तो वो हमेशा ऐसा ही काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा। इसका मतलब अगर मैं कोई भी प्लस एम वाले ग्रुप की ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, जो आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे, ये तो मैं समझा रहा था कैसे होता है। अगर यहां कोई प्लस एम ग्रुप लगा है और आपके सामने यहां इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, तो इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं। प्लस एम ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर, वो पर्टिकुलर चैप्टर में इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। अभी सिर्फ अपन ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज मेटा डायरेक्टिंग, है ना। तो प्लस एम वाला ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर भेजता है। माइनस एम क्या करता होगा? मेटा डायरेक्टिंग। कैसे? देखो जरा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे लगा है NO2, N डबल बॉन्ड O माइनस और यहां प्लस। तो अब यहां पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्यों? इसके इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है नहीं ना, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ही नहीं कुछ, तो रिंग में कैसे जाएगा? तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये कैसे? देखना जरा, ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसा। तो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। पॉजिटिव यहां आ गया, यहां आ गया डबल N, O माइनस, इस तरीके से, और यहां रिंग में ऐसा था। ध्यान से देखना, फिर से रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, इधर बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। कार्बोकेटाइन में इसी टाइप से बनाते हैं हम। तो आपका पॉजिटिव यहां आ गया, डबल 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 O माइनस और O माइनस। अच्छा, N पे तो प्लस रहेगा, 4 बॉन्ड बना रहा है, ऐसा दिखेगा। अब ये बॉन्ड पेयर फिर से कन्वर्ट होगा इसमें, सही है। तो क्या होगा अगला स्ट्रक्चर? यहां प्लस, इधर डबल, ऐसा। N पे प्लस, O माइनस और O माइनस। एक बार और ऐसा होगा, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको कैसा दिखने वाला है? ऐसा दिखने वाला है, देखो ये। तो क्या हुआ? ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। जो माइनस एम वाला ग्रुप है उसने ऑर्थो पर, देखो, ऑर्थो पर और पैरा पर क्या क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोफाइल खड़ा था, आने के लिए तैयार था कि मुझे कहां जाना है,
तो वो NO2 से पूछेगा तो NO2 बोलेगा भैया हमने ऑर्थो और पैरा पर प्लस क्रिएट करके रख दिया है, अब तुम कहां जाओगे? तो बोलेगा हम मेटा पे जाएंगे। क्यों? ऑर्थो पैरा पे पहले से डेफिशिएंसी है, मेटा पर डेफिशिएंसी नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल इसका -m का प्रोडक्ट लिखूं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो मेटा वाली मोर रिच पोजीशन है कंपैरिजन टू ऑर्थो पैरा, तो मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब कोई से भी मेटा पर भेज लो, मेटा 2 होती है ना, चाहे आप इधर भेजो सेम ही है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मींस जो +m ग्रुप होते हैं उस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, और -m होते हैं तो 1 प्रोडक्ट बनाएगा। इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके एग्जांपल आपको बताता हूं कुछ। अब हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है टॉल्विन की रिएक्शन करानी है इसके साथ। तो पहली बात, ये जो ग्रुप लगा है ये कौन सा है? +m, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ध्यान रखना। ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। क्या लगेगा वो ये बताएगा। बताओ जरा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 मिलकर क्या देते हैं? NO2+, ठीक। तो क्या करोगे, बेंजीन पर लगे हुए ग्रुप के रेस्पेक्ट में, मिथाइल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर एक NO2 लगेगा और एक लगेगा यहां पर पैरा पर NO2। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2, एक ऑर्थो और एक पैरा। इस तरीके से इसमें आ जाओ। बेंजीन की रिएक्शन 2 मोल है ये, तो पहले क्या होगा, आपको ये पता है NO2+ देता है ये, तो पहले बेंजीन पर NO2+ अगर आएगा तो बेंजीन पे तो कहीं भी लगाओ सारी पोजीशन सेम होती हैं, लेकिन जैसे ही बेंजीन पर ग्रुप लग गया तो अब ऑर्थो मेटा पैरा का खेल स्टार्ट होता है। तो अब जब दोबारा NO2+ को इसके पास लाओगे तो ये इससे पूछेगा कि कहां जाना है। ये बोलेगा भैया हम तो -m हैं, तुम्हें कहां जाना होगा? मेटा पर, मतलब मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, मींस मेटा डायरेक्टिंग। तो एक ही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, CHO और Br2 FeBr3, यहां सी नहीं FeBr3, तो ये क्या देगा आपको? ये देता है Br+। अब Br+ पूछेगा हमें कहां जाना है? बेंजीन पर लगा हुआ CHO बोलेगा हम तो -m है भैया, और अगर हम -m है तो हम मेटा डायरेक्टर हैं, तो तुम्हें कहां जाना होगा? मेटा पर। तो Br कहां चला जाएगा? मेटा पर। ऐसा बन जाएगा। बहुत इजी होता है, बस आपको +m -m का ध्यान रखना है। अब यहां आ जाओ, Cl2 तो एक्सिस में ही आ गया। अगर एक्सिस में आ गया तो होगा क्या, मान लो पहली बार रिएक्शन होती तो बेंजीन की सारी पोजीशन सेम है तो Cl एक जगह आ जाता, फिर Cl के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे फिर Cl आता, फिर उसके ऑर्थो पे आ जाता। तो ऐसा चलता रहता। कब? जब तक सारी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं हो जाती। तो एक्सिस में अगर है तो सभी जगह Cl आ जाएगा, और इसका नाम है हेक्सा, इसका नाम है हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन, इसको बोलते हैं HCB। इसको BHC से कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें BHC अलग चीज है, वो अगली रिएक्शन आएगी मेरी। HCB है ये, हेक्सा क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं है, वो अलग चीज होती है, गमेक्सिन लिंडेन, ये अलग है, वो अलग है। तो इस तरीके से अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन। नोट कर लो, फिर कुछ एडिशन रिएक्शन बेंजीन की समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिशन रिएक्शन भी है बेंजीन की, वो भी समझ लो। पहली एडिशन रिएक्शन है, बेंजीन से हम रिएक्शन कराते हैं इसकी 3 मोल H2Ni। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर बेंजीन रिंग कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्सेन में, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो HH से, सारे पाई को आप क्या कर दो? हाइड्रोजनेट, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है इसकी एडिशन रिएक्शन में, बेंजीन की रिएक्शन होती है Cl2 एक्सिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड ब्रेक करो आप, ClCl ClCl ClCl, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है इसमें। हर एक कार्बन पर ClCl लगा दो ऐसा, और इस कंपाउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दूं। इसका नाम लिख रहा हूं यहां पर, इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और भी नाम होते हैं इसके, इसको बोलते हैं गामा
BHC। ध्यान रखना इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है ये बेंजीन से डेराइव हुआ इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गामा BHC या फिर गामा 666 बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन भी 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं और Cl भी 6 हैं। ठीक है, गामा 666 और लिंडेन भी बोलते हैं और गमेक्सेन भी बोलते हैं और ये इंसेक्टिसाइड होता है बेटर देन DDT, है ना, ध्यान रखना ये। इसमें एक आइसोमर में क्वेश्चन आता है कि इसके कितने आइसोमर होते हैं, तो टोटल 8 आइसोमर इसके बनते हैं, ध्यान रखना। तो नोट कर लो इसको, फिर अपन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बेंजीन चैप्टर की। अब हम ES से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं बेंजीन के। देखो जरा, इसमें आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करानी है ES में, तो कैसे कराएंगे आप देखो क्या क्या लगा है। इसमें बेंजीन पे Cl लगा है, इधर Cl के साथ 2 NO2 लगा दिए आपको, 2 और 4 डाइनाइट्रो हो गया क्लोरोबेंजीन में, और ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया। अब एक होता है यहां पर क्या हो रहा है, यहां जो Cl लगा है वो क्या होता है, वो +M भी होता है, Cl के पास लोन पेयर है, +M भी होता है और -I भी होता है, और इसका -I ग्रेटर देन होता है +M से। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या हुआ, NO2 आ गए, NO2 तो -M हो जाता है, तो यहां पे 2 NO2 लगे हैं तो 2 -M लगे हैं, तो -M क्या करता है, आपको मैंने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, जो भी -M वाले ग्रुप हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रिंग पे प्लस क्रिएट करते हैं, जबकि +M वाला लोन पेयर देता है, रिंग पर माइनस क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन अच्छे से बुलाना चाहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, +M वाले, -M वाले तो बुलाना नहीं चाहेंगे। तो आप देखो यहां पर 2 -M लगा दिए और यहां पर एक -M लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले वाली की रिएक्टिविटी, ये 1 लिखा है ना, तो 1 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर एक NO2 और फिर 2 NO2 वाला आएगा, तो 1 के बाद क्या आएगा 3 और उसके बाद क्या आएगा 2। यहां पर एक ही -M लगा है, यहां पर 2 -M लगे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें बेंजीन पर लगा दिया CH3 टॉल्विन हो गया, यहां पर पैरा पर NO2 लगा दिया और यहां दोनों जगह NO2 आ गए। यहां पर कोई भी -M नहीं है, यहां पर एक NO2 का -M, यहां पर 2 NO2 का -M आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर उसके बाद 2 वाले की और फिर उसके बाद 3 वाले की। ठीक है, अगला C वाला देखो, बेंजीन के ऊपर CH3 तो टॉल्विन हो गया, ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हो गया और ये बेंजीन हो गया। तो टॉल्विन क्या होता है, +M+I होता है, तो 1 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद न्यूट्रल वाला, ठीक है, 3 नंबर पे, और फिर ये क्या आएगा -M वाला। ठीक है, तो एक NO2 का -M लगेगा यहां पर ऊपर वाले से, और इधर से इस वाले का NO2 का -M लगेगा। तो 1 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 2। इस वाले में जरा ध्यान देना, देखने से ऐसा लगता है कि इसका +M है, बिल्कुल सही लगता है, और -I भी है, लेकिन -I ग्रेटर देन +M होता, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये क्या करता है, ये ऑर्थोपैरा पर डायरेक्ट तो करता है इलेक्ट्रोफाइल को, लेकिन रिएक्टिविटी कम कर देता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन कंपेयर कराते हैं रिएक्टिविटी ES में। नोट कर लो, फिर इसके और क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, आपको ऑर्थोजाइलीन का ओजोनोलिसिस कराना, रिडक्टिव वाला। आपको पता है डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अपन, अल्कीन में पढ़ाया था मैंने। तो जरा ध्यान देना, ये जो रिंग बनी हुई है ना अंदर, इसका मतलब अल्टरनेट डबल होता है। तो जब मैं इसके लिए बॉन्ड बनाऊंगा तो एक बार ऐसे बना दूंगा, ठीक, और एक बार इसके बॉन्ड ऐसे बनेंगे। तो जो बेंजीन है उसको हम 2 तरीके से कंसीडर करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ये वाला। तो अब आपको क्या करना होता है, इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो किससे, O और O से। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा O और O से, रिडक्टिव है तो सिर्फ O और O से ब्रेक करके छोड़ देंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा O और O से, इधर भी ब्रेक करोगे O और O से, डबल बॉन्ड ब्रेक करो O गो, बॉन्ड ब्रेक करो O गो, इस टाइप से, है ना। तो आप देखो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं इस पार्ट को बाहर निकालूं, इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो ये वाला और ये वाला सेम पार्ट है। CH3 के साथ क्या लगा, देखना CH3 के साथ लगा है एक कार्बन, यहां पे इधर डबल बॉन्ड हो, और कार्बन कार्बन के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड लगा है और यहां एक डबल बॉन्ड हो, और इसके पास H पहले से ही है। ये वाला और ये वाला पार्ट सेम रहेगा और इतना पार्ट अलग आ जाएगा। तो इतना पार्ट क्या है, ये C डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक H, और C डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक H। इसको बोलते हैं अपन मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ये है अपना ग्लाइऑक्सल, ठीक। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखना, ये वाला और ये वाला सेम पार्ट है ग्लाइऑक्सल, और इधर अलग कर दो ये वाला पार्ट, तो ये क्या बनेगा, देखो CH3, C के साथ डबल बॉन्ड हो, C के साथ यहां डबल बॉन्ड हो, और इधर CH3। इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। और ये वाला पार्ट सेम है जो कि ग्लाइऑक्सल है।
तो उसको मैं लिख देता हूं ऐसे, O डबल बॉन्ड C, यहां पर एक H, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H, ऐसा। तो ये ग्लाइकोक्सल बना, मिथाइल ग्लाइकोक्सल और डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल। तो इसमें अगर टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछे तो 3 आएंगे, कौन कौन से? एक आएगा CHO ग्लाइकोक्सल, एक आएगा CH3 COCHO मिथाइल ग्लाइकोक्सल, और एक आएगा CH3 CO और फिर CH3 डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल। इस तरीके से नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेंजीन से और कुछ पुरानी रिएक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, पुरानी रिएक्शन भी रिवाइज होंगी। सॉल्ट दे रखा है मुझे, इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करानी, तो ये आपको पता है सोडा लाइम में क्या होता है, NaOH। तो आप इसको ऐसे रखो, क्या करोगे, Na2CO3 निकाल दोगे यहां से, ठीक। तो ए क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन। अब बेंजीन का क्या कराना है आपको, ब्रोमिनेशन। तो ये रिएजेंट क्या देता है, ध्यान रखना, Br+ देता है, तो बी क्या आ जाएगा आपका, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब आपको यहां पर बताना है इसकी जब रिएक्शन इसके साथ होगी तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, जब इसकी रिएक्शन H+ के साथ होगी तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस कर लेना। अब इसमें होगा रिंग एक्सपांसन, ये 1 और ये 2, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। और प्लस कहां आ गया, इधर। इसको सही से लिखोगे तो 5 की रिंग, एक मिथाइल और यहां प्लस। अब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट भी कराना है, तो हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये प्लस बन जाएगा आपका ऐसा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, ब्रोमीन बताएगा इसको कि कहां जाना है। तो ब्रोमीन क्या होता है, लोन पेयर है इसके पास, मतलब प्लस M, तो ये बताएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो ये वाला ग्रुप क्या है, बल्कि है, तो अगर बल्कि ग्रुप है तो हम मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में हम मेजर लिखते हैं, Br के पैरा पे लगाओ, एक ऑर्थो तो बनेगा ही लेकिन वो माइनर होगा, तो हम मेजर क्या देंगे, Br के पैरा पर ये जोड़ेंगे। तो ये Br लगा हुआ है यहां पर, और इसके पैरा पर एक रिंग जुड़ जाएगी 5 मेंबर्ड, तो इसका बॉन्ड बनेगा इससे, 5 मेंबर्ड रिंग ये जुड़ गई, और एक मिथाइल यहां ऐसा था। तो इसका आंसर ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो बेंजीन की रिएक्शन, हम ये वाली रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या रिएक्टेंट लें जिसकी Zn के साथ रिएक्शन पर बेंजीन बने। तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन में हमने देखा था फिनॉल होता है, ZnO निकाल देते थे हम यहां से। अब मेटल के साथ एसिड, ये एसिड की तरह काम करेगा, मेटल के साथ एसिड क्या बना लेगा, सॉल्ट, तो PHO- और K+ बनेगा। और PHO- K+ क्या करेगा, इस एल्काइल हैलाइड पर ये एल्कोहलिक KOH जैसा काम कर जाएगा। मतलब क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 मैकेनिज्म होगी। और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो क्या होगा यहां पर, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये तीनों बीटा सेम है, तो कोई भी एक बीटा ले लो। तो बीटा से ये O- इस बीटा से H निकाल लेगा, और अल्फा से Cl, तो आपका जो डबल बॉन्ड आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, आइसोब्यूटीन बन जाएगा आपका। अब H2Ni से वापस आना, रिएक्शन उल्टी लिखी है, एरो उल्टा, ध्यान देना। तो ऐसा क्या लें जिसके H2Ni से ये बन जाए, ठीक है। ऐसा क्या लें जिसके H2Ni से ये बन जाए, तो मेरे ख्याल से एरो को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कीन नहीं बनता इसमें, हमें अल्कीन बनाना है ऐसा, ठीक है। तो एरो सीधा कर लेना। तो यहां से मेरे पास अल्कीन बना, तो अल्कीन की हमें H2Ni के साथ रिएक्शन करानी है। तो अल्कीन की जब H2Ni से करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किससे, H और H से, तो ये बन जाएगा आपका आइसोब्यूटेन, G वाला ऐसा। अब जब आइसोब्यूटेन बन गया तो अब उल्टा एरो है आपका यहां पर। अब ऐसा कोई इसका ही आइसोमर बताओ जिसके आइसोमराइजेशन से, क्योंकि रिएक्टेंट ये आइसोमराइजेशन का है, आइसोमराइजेशन से क्या बन जाए, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटेन। तो क्या होना चाहिए, ये नॉर्मल ब्यूटेन, तभी तो इसका आइसोमर बनेगा आइसोब्यूटेन। अब हमें बताना है कि किसके इलेक्ट्रोलिसिस से ये बने। तो आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस में याद करो कपलिंग रिएक्शन होती है। मान लो RCOO सोडियम सॉल्ट है तो Na ले लो, इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो बॉन्ड ब्रेक करते थे, रेडिकल रेडिकल बनाते थे, और ये 2 मोल क्या होते थे, कंबाइन, ऐसे ही होता था। तो क्या बनेगा, RR ऐसा बनेगा। तो आप क्या करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 कार्बन है तो 2-2 कार्बन का सॉल्ट बना दो। तो कैसा सॉल्ट दिखेगा आपको, I बना रहा हूं मैं, CH3 CH2 COONA। अब आप सीधा सीधा चेक कर लो कैसे, ये बॉन्ड रेडिकली ब्रेक करो और इसका ही रेडिकल इससे कंबाइन कराओगे, ब्यूटेन बन जाएगा आपका। इधर चलते हैं, इधर क्या हो रहा है देखो, एक ही रिएक्शन हो रही है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये रिएजेंट क्या देता है आपका R+, तो CH3+ देगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे CH3, तो ये क्या बन गया, टोल्यूइन।
टोल्यूइन की रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक्सेस में है यहां पर, तो मुझे नाइट्रेशन करना है, लेकिन एक्सेस में करना है, तो ये बताएगा CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 प्लस M वाला ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे लगा दो, अगर एक्सेस में है तो सभी जगह लगेगा, तो K क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसा बन जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा, इधर NO2, इधर NO2 और इधर NO2, तो ये क्या बना लिया इसने, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। TNT क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो देख लो एक बार सारे क्वेश्चन ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे पीछे का भी रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। तो बेंजीन चैप्टर में इतना ही है, बाकी आगे के चैप्टर अपन आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, नोट कर लीजिए इसको।